नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे मशहूर और जादुई घटनाओं में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बना लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैरी पॉटर की पहली किताब की। आज हम जानेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत ने इतने बड़े जादुई साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी इस पूरी घटना के जन्म की, फिर हम जानेंगे लेखिका के नाम बदलने का दिलचस्प किस्सा, उसके बाद अकेलेपन से पैदा हुई सहानुभूति, अच्छाई और बुराई के प्रतीक, और अंत में किताबों की दुनिया पर इसके असर को समझेंगे। तो हमारी पहली चर्चा है एक घटना का जन्म। एक आम सी ट्रेन यात्रा से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर बनने तक का सफर। साल 1990 की बात है। एक ट्रेन लेट हो गई थी और उसी सफर के दौरान इस कहानी का आइडिया दिमाग में आया। उस वक्त लेखिका एक सिंगल मदर थीं जो अक्सर कैफे में बैठकर लिखा करती थीं। 1995 में एक पुराने से टाइपराइटर पर उन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट पूरी की। अब आप हैरान होंगे कि 1996 में इसे 12 अलग-अलग पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब बिल्कुल खारिज कर दिया। लेकिन फिर एक पब्लिशर की 8 साल की बेटी ने इसका पहला चैप्टर पढ़ा और उसे ये इतना पसंद आया कि उसने आगे पढ़ने की जिद पकड़ ली। बस उसी एक पल ने किस्मत बदल दी और 1997 में केवल 500 कॉपियों के साथ ये किताब पहली बार छपी। अब जरा सोचिए, वो शुरुआती सिर्फ 500 कॉपियां समय के साथ कैसे एक इतने बड़े तूफान में बदल गई। आज इस पूरी सीरीज की 50 करोड़, जी हाँ, 500 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। एक कैफे से शुरू होकर इस आंकड़े तक पहुंचना सच में किसी जादू से कम नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, लेखिका के कई नाम और एक छद्मनाम की असली ताकत। क्या आपको पता है कि इस शानदार कहानी की लेखिका जोएन रॉलिंग ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई थी? दरअसल जेके रॉलिंग नाम इसलिए चुना गया क्योंकि पब्लिशर्स को डर था कि अगर लड़कों को पता चला कि ये किताब एक महिला ने लिखी है तो शायद वो इसे न पढ़ें। इसीलिए सिर्फ इनिशियल्स यानी आद्याक्षरों का इस्तेमाल किया गया। और दिलचस्प बात देखिए, बाद में उन्होंने रॉबर्ट गैलब्रेथ नाम का भी इस्तेमाल किया ताकि वो बिना अपनी शोहरत के अपनी क्राइम नॉवेल्स पर पाठकों की एकदम सच्ची और निष्पक्ष राय जान सकें। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि दुनिया भर में जेके नाम इतना मशहूर होने के बावजूद लेखिका को खुद जोएन कहलाना कुछ खास पसंद नहीं है। उनका कहना है कि बचपन में कोई उन्हें जोएन तभी कहता था जब वो उनसे गुस्से में होता था। अपनी आम जिंदगी में वे बस जो कहलाना ही पसंद करती हैं। अब कहानी के अंदर गोता लगाते हैं। हमारा तीसरा भाग है अकेलेपन से सहानुभूति तक, सीढ़ियों के नीचे रहने वाले उस लड़के की कहानी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो किताब के लगभग आधे हिस्से में हैरी की जिंदगी में कोई जादू नहीं है। वो एक बहुत ही दयनीय हालत में जी रहा है। अपने 11वें जन्मदिन से पहले वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो प्रताड़ित है और जिसे सबने किनारे कर दिया है। ये लंबी और दर्दनाक शुरुआत लेखिका ने जानबूझकर रची है ताकि जब कोई नया पाठक इसे पढ़े तो वो शुरुआत में ही इस किरदार के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सके। लेकिन डर्सली परिवार के अत्याचार और सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी जगह में रहने का ये अलगाव युवा पाठकों को इतना क्यों खींचता है? देखिए, इसका सीधा सा कारण है, ये बचपन के उन आम संघर्षों को दिखाता है जहां बच्चे खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। बड़ों के उन सख्त नियमों के बीच खुद की पहचान ढूंढना और हाशिए पर होने का वो एहसास, यही सब बातें हैं जो पाठकों को इस किरदार के बिल्कुल करीब ले आती हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे चौथे विषय की, अच्छाई और बुराई के प्रतीक और हमारे चुनाव का असली जादू। इस दुनिया में जो जादुई चीजें हैं वो सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि उनके गहरे नैतिक अर्थ हैं। उदाहरण के लिए हैरी की छड़ी को ही ले लीजिए। इसमें फीनिक्स पक्षी का पंख है जो सृजन और पुनर्जन्म को दर्शाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्य विलन वोल्डेमॉर्ट की छड़ी में भी ठीक उसी पक्षी का पंख है। बस फर्क इतना है कि उसका इस्तेमाल विनाश के लिए होता है। ये दोनों जुड़वां छड़ियां हमें दिखाती हैं कि प्रकाश और अंधकार की शक्तियां असल में एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और वो माथे पर बना बिजली के आकार का निशान, वो सिर्फ एक जादुई प्रॉप नहीं है। वो निशान एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर चल रही सृजन और विनाश की विशाल और विरोधी शक्तियों के बीच एक युद्ध के मैदान की तरह है।
ये बुराई के साथ एक हमेशा बने रहने वाले संबंध को दर्शाता है। एल्बस डम्बलडोर की एक बात यहाँ पूरी कहानी का सार बयां करती है। आपके पास प्राकृतिक रूप से कितनी भी क्षमताएं क्यों न हो, या आपका अंधकार से कितना भी गहरा संबंध क्यों न हो, आखिर में आप जो नैतिक विकल्प चुनते हैं वही तय करते हैं कि आप असल में कौन हैं। हमारी काबिलियत नहीं, बल्कि हमारे चुनाव हमें सही मायने में परिभाषित करते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, साक्षरता पर प्रभाव और पढ़ने की आदतों को लेकर चल रही एक बड़ी बहस। इस सीरीज ने युवाओं के बीच पढ़ने की आदत को कितना बदला, इसे लेकर दो अलग-अलग राय हैं। एक तरफ लाइब्रेरियंस और किताबों की बिक्री का डेटा है, जो साफ कहता है कि इस किताब ने बच्चों के साहित्य में एक गजब का उत्साह पैदा किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ रिसर्च ये भी मानती हैं कि इस खास फ्रेंचाइजी के अलावा बड़े पैमाने पर पढ़ने की आदतों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। खैर, ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन इन सब आंकड़ों और बहसों से परे एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सिर्फ पहली किताब की ही 12 करोड़ कॉपियां बिक चुकी हैं। आधुनिक प्रकाशन के इतिहास में किसी एक किताब के लिए लोगों में इतनी दीवानगी सच में पूरी तरह से अभूतपूर्व है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर सच में हमारी काबिलियत से ज्यादा हमारे चुनाव हमें परिभाषित करते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं वो हमारे असली चरित्र के बारे में क्या बताते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको इस मूल कहानी को खुद जाकर पढ़ने पर मजबूर कर देगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।